अब भेजो। देखो भाई, हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कल बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है। उस बेसिक प्रिंसिपल में क्या था कि किस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, जिसमें हमने वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन कहा, क्या रेंज होती है आईआर की। उसमें फिर हमने 3 रीजन डिसाइड किए। 12500 से 4000 वाले को नियर आईआर कहा, 4000 से 1400 को फिंगर फंक्शनल ग्रुप कहा, 4000 से 1400 को क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप, 1400 से 667 को क्या कहा था, फिंगरप्रिंट, जिसको हम क्या कह रहे थे, हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है ये। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो, मैं ये कहता हूं कि आईआर में ना आपने ये जो वैल्यूज यूज की, 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, 1400 सेंटीमीटर इनवर्स या 667 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये क्या है, ये वेव नंबर की वैल्यूज हैं। ये क्या है, वेव नंबर की वैल्यूज है। कई बार आईआर में कंफ्यूज करने के लिए ना ये पूछ लेता है कि भाई वेव नंबर तो ये है, वेव नंबर कितना आ रहा है आईआर में, 12500 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वेव नंबर है, लेकिन मुझे वेवलेंथ और बता दो, वेवलेंथ और बता दो कि भाई कितनी वेवलेंथ की रेडिएशंस आईआर में यूज होती है। अच्छा, 1/12। रुको एक मिनट, जब यूवी हमने पढ़ी थी तब हमने वेवलेंथ पढ़ी थी नैनोमीटर, ठीक है। और आईआर के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आईआर में जो वेवलेंथ यूज होती है वो माइक्रोमीटर में होती है। यहाँ पे जो वेवलेंथ यूज होगी वो माइक्रोमीटर में होगी, ठीक है। अब हमारे पास तो वेव नंबर है, और वेव नंबर भी किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में। अब इस सेंटीमीटर इनवर्स वाले को माइक्रोमीटर में कैसे चेंज करें, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि 10 की पावर 4 लिखो, यहाँ माइक्रोमीटर लिखो, और जो भी आपको वेव नंबर दिया हुआ है उस वेव नंबर को नीचे रख दो, बिना यूनिट के, बिना यूनिट के। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, जैसे मैं ये कहता हूं कि आपने, आपके पास वेव नंबर है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपको इसको वेवलेंथ में बताओ कि माइक्रोमीटर में वेवलेंथ क्या आएगी, तो आप क्या करोगे, 10 की पावर 4 ऊपर गुना किया, 4000 नीचे रखा, और वेवलेंथ की यूनिट आएगी माइक्रोमीटर। सिर्फ इसको कैलकुलेट करना होगा, क्या आंसर आएगा, 2.5 माइक्रोमीटर, ये आंसर आएगा। मान लो आपको कहा कि वेव नंबर आपको दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और फिर वेवलेंथ पूछी गई कि कितने वेवलेंथ है ये, तो 10 की पावर 4 अपॉन में 1000 और माइक्रोमीटर, ठीक है। इस तरीके से कितना आएगा, 10 की पावर 4 10,000 होता है, 1000 से डिवाइड कराया तो ये कितना आएगा, 10 माइक्रो। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला ये बनता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 10 की पावर 4 अपॉन म्यू बार, ठीक है। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रखोगे, यहाँ लिख देता हूँ, सिर्फ वैल्यू रखो, सिर्फ वैल्यू रखो, यूनिट मत रखो, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से ही फिर मैंने यहाँ पे माइक्रोमीटर रखा हुआ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये वैल्यूज होती हैं। कई बार ऐसे कहता है कि जैसे उसने पूछ लिया 4000 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से, और 667 सेंटीमीटर इनवर्स वाला आईआर में यूजफुल होता है, इतने इतने वेव नंबर वाला आईआर में यूजफुल होता है। इसी वेव नंबर को वेवलेंथ के टर्म्स में बता दो, तो 4000 को डिवाइड करोगे तो कितना आया था, 2.5 माइक्रोमीटर, 667 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15 माइक्रोमीटर। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मिडल आईआर की रेंज, मिडल आईआर की रेंज, और वो भी किस में, वेवलेंथ के टर्म्स में, वेवलेंथ की टर्म्स में।
ठीक है, इस तरीके से आप वेव नंबर को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको क्लियर करूं, फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 10⁴ अपॉन वेव नंबर माइक्रोमीटर। कई बार आपको यहाँ से क्या कह रहा हूं मैं, कई बार यहाँ से आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकता है ना, सॉरी, ये वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए भी दे सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। वेव नंबर भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, तो दोनों तरफ ये एप्लीकेबल है। अच्छा, इसके बाद आज हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रेचिंग के बारे में, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के बारे में। या फिर मैं यूं कहूं कि आपको क्या पढ़ना है, आपको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना इन आईआर। आईआर में किस किस तरह की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है इसके बारे में पढ़ रहा है। मैंने कहा हमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज सोचना, आपने आईआर में किया क्या था, आपने एक सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल पे क्या डाली, आईआर रेडिएशन डाली। जब आपने सैंपल पे आईआर रेडिएशन डाली तो जब वो मॉलिक्यूल, जब वो कंपाउंड आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा तो उस कंपाउंड में क्या है, उस कंपाउंड में बॉन्ड्स हैं, उस कंपाउंड में क्या है, बॉन्ड एंगल्स हैं। तो क्या होगा, आईआर की जो रेडिएशन है आपने इसको लेस एनर्जी की कहा था, लेस एनर्जी की रेडिएशन कहा था। और लेस एनर्जी की रेडिएशन क्या कर सकती है भाई, यूवी में आपने ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन डाली तो वो ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन क्या करती थी, बॉन्ड को तोड़ देती थी, बॉन्ड को तोड़ देती थी। मुझे बताना, यूवी में मान लो आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया, पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन की, एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन आपने पाई स्टार में कर दी, तो मुझे बताना अगर एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन आपने पाई स्टार में कर दी तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कैसे होगा, देखो जब तक ट्रांजिशन नहीं थी बॉन्ड ऑर्डर कैसा आता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आपको 2 बॉन्ड मिलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर 1 मिलेगा। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो आपने आईआर पढ़ी ना, सॉरी यूवी पढ़ी थी, उसमें क्या था, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बॉन्ड ब्रेकिंग होती थी क्योंकि आपने ज्यादा एनर्जी की ट्रांजिशन दी है। लेकिन आईआर में क्या होगा, आईआर में आपने कम एनर्जी की ट्रांजिशन दी है, तो कम एनर्जी की ट्रांजिशन, कम एनर्जी की रेडिएशन दी है, कम एनर्जी की रेडिएशन से बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो सकती। ये इस बात को कुछ इसी तरह मान लो कि एक बच्चा बेंच पे बैठा है, बाहर से एक मोटा सा लड़का आया, उस मोटे से लड़के में पावर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उस पतले लड़के को बेंच पे से उठा देगा। तो ये तो हुआ अपनी पोजीशन से हटाना, इसको मैं किस तरह कंसीडर कर रहा हूं, बॉन्ड ब्रेकिंग की तरह, क्योंकि जो बेंच पे बैठा था उसमें एनर्जी कम थी और जो बाहर से आया उसमें एनर्जी ज्यादा थी, ठीक है। यही तो कह रहे थे कि भाई सैंपल में आपने यूवी रेडिएशन डाली और यूवी रेडिएशन की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, आईआर के केस को कैसे कंसीडर करो कि भाई बेंच पे एक लड़का बैठा है वो भी पतला और जो बाहर से लड़का आ रहा है वो भी पतला, उसमें भी एनर्जी कम, तो बेंच पे बैठे हुए को वो उठा नहीं सकता, हिला डुला सकता है, हिला डुला सकता है ना, वो कहेगा साइड हो जा। तो इसी तरह मैं ये कहता हूं आईआर की रेडिएशन यहाँ पे सैंपल में बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं कर सकती, बॉन्ड को तोड़ नहीं सकती, लड़के को बेंच पे से उठा नहीं सकती, लेकिन क्या कर सकती है, हिला डुला सकती है, जिसको क्या कहेंगे, बॉन्ड डिफॉर्मेशन कहेंगे, बॉन्ड
डिफॉर्मेशन कहेंगे। बताओ, ये बात समझ आई कि यहाँ पे बॉन्ड डिफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। और बॉन्ड ब्रेकिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि रेडिएशंस की एनर्जी कम है। फिर वो चैट भी परेशान। अच्छा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? बॉन्ड डिफॉर्मेशन पढ़ना है। अच्छा, बॉन्ड डिफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो स्ट्रेचिंग से या बेंडिंग से। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है? बॉन्ड को खींचना। देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं कहता हूँ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ठीक है। एमओ मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में बॉन्ड दो तरीके की बता रहा हूँ। एक टाइप की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है उसे मैं कहूंगा स्ट्रेचिंग, ठीक है। और दूसरे तरह की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है उसे कहूंगा बेंडिंग। एक है स्ट्रेचिंग, दूसरी है बेंडिंग। आपको स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के बारे में पढ़ना है। अब स्ट्रेचिंग में क्या होता है? स्ट्रेचिंग में मानो आपने सैंपल पे आईआर डाला, सैंपल पे आईआर रेडिएशन डाला। सैंपल में क्या है? बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है? देखो, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये इनके बीच का बॉन्ड, ठीक है। दो एटम के बीच का बॉन्ड है। अब क्या होता है कि या तो इस बॉन्ड की लेंथ जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, या फिर इस बॉन्ड की, अगर ये बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। स्ट्रेचिंग किसे कहते हैं? खींचने को ही तो कहते हैं, ठीक है। तो या तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए, ठीक है, या फिर ये बॉन्ड लेंथ घट जाए। बॉन्ड लेंथ कैसे घटेगी? ऐसे, ये छोटा हो गया। बात समझ आ रही है? तो स्ट्रेचिंग से आप क्या समझोगे? ये मैंने दो एटम माने थे, और स्ट्रेचिंग में क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। या तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी या बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। लेकिन देखो, मान लो ये एक प्लेन है, ऐसे एक प्लेन मानो, ठीक है, ऐसे मैंने एक प्लेन माना यहाँ पे, ठीक है। अब माना एक एटम इसमें है, दोनों एटम इसी प्लेन में है, और ये बॉन्ड भी इसी प्लेन में है। अब मुझे एक बात बताना, चाहे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए, चाहे बॉन्ड लेंथ घट जाए, ये दोनों एटम्स इसी प्लेन में ही रहेंगे? बताना मुझे ये बात। Yes, sir. भाई बॉन्ड की एक्सिस वही रहेगी, बॉन्ड उसी प्लेन में रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बट द एटम्स रिमेन्स इन द सेम प्लेन, बट द एटम्स रिमेन्स इन द सेम बॉन्ड एक्सिस, सेम बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। एक्सिस नहीं बदलती इनकी, डिस्टेंस बढ़ती है। यानी मैं ऐसे कहूं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रेचिंग में क्या चेंज होता है? बॉन्ड लेंथ चेंजेस, बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, ठीक है। अच्छा, बेंडिंग पे आते हैं, बेंडिंग पे आते हैं। बेंडिंग को कैसे समझ सकते हैं? बेंडिंग से आप क्या समझते हो? बेंडिंग मतलब बेंड करना। बेंड करने में क्या होता है? एटम्स की पोजीशन बदलती है, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम रहती है। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम रहती है, लेकिन पोजीशंस बदलती है। जैसे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आप अपने हाथ के एग्जाम्पल को लो। अगर इस हाथ की मुझे लेंथ बढ़ानी है तो इसको खींचना पड़ेगा, तो स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ इतनी रखते हुए मुझे इसको घुमाना है तो इसको बेंड करना पड़ेगा। करते हो ना, कोनी ऊपर तो घुमा के ले जाते हो, वो बेंडिंग होती है। बेंडिंग मतलब एटम्स अपने जहां थे, मतलब जो उनके बीच की डिस्टेंस थी वो सेम थी, और उस चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स रिमेन सेम, डिस्टेंस
between atoms remains same. सर हाँ, बेंडिंग में क्या होगा? बेंडिंग में डिस्टेंस बिटवीन एटम्स रिमेन्स सेम, और डिस्टेंस सेम रहेगी तो क्या बदलेगा? बॉन्ड एंगल चेंजेस, बॉन्ड एंगल बदलता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलता है कि बॉन्ड एक्सिस चेंजेस, बॉन्ड की एक्सिस चेंज होती है। ठीक है, तो वो भी बात ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब एंगल बदलोगे तो एक्सिस ही बदलेगा। जब एंगल बदलोगे तो एक्सिस ही बदले। ठीक है, अब देखना, पहले मैं एक चीज और बात करता हूँ। मुझे एक बात बताना, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ चेंज हुई, यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए? बॉन्ड एंगल को बदलने के लिए या बॉन्ड लेंथ को बदलने के लिए? आई थिंक बॉन्ड लेंथ को बदलने के लिए, बॉन्ड लेंथ को बदलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसके लिए थोड़ी सी हायर एनर्जी चाहिए। ठीक है, हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और इसके लिए लोअर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लोअर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं लोअर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आईआर में जब भी आप 1300 से 1300 1250 से ऊपर की बात करोगे ना, 1300 1250 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर की बात करोगे तो हमेशा आपको स्ट्रेचिंग मिलेगी, बेंडिंग नहीं मिलेगी। कहां से कहां कह रहा हूं मैं आपके लिए यूजफुल? अब मैं क्या कह रहा हूं आपके लिए यूजफुल क्या है? 4000 से 1400 और 1400 से 667, ये आपके लिए यूजफुल है। इस 1400 या 1300 से जब भी ऊपर की बात करोगे ना 4000 तक, तब हमेशा आपको स्ट्रेचिंग चाहिएगी, या स्ट्रेचिंग की बात करोगे, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और आपको पता है एनर्जी ज्यादा होती है तो वेव नंबर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब भी 1300 1400 से ऊपर की बात होगी ना, जैसे मैं OH की बात कर लूँ 3600 के आसपास आता है, CH की बात कर लूँ 3000 के आसपास आता है, कार्बोनिल की बात करूँ 1800, CN 2250, एल्डिहाइड का CH 2650, तो जितने भी 1300-1400 से ऊपर वालों की बात होगी वो सारे स्ट्रेचिंग की बात होगी, बेंडिंग की बात नहीं होगी। बेंडिंग में क्योंकि कम एनर्जी चाहिए, वो नीचे पहुंचेंगे 1200, 1000, 900, 850। ठीक है, मेजर हमारा जो फोकस रहेगा वो स्ट्रेचिंग पे रहेगा, और इसलिए मैंने यहाँ पे कहा स्ट्रेचिंग में एनर्जी ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब मैं अलग अलग समझाऊंगा, पहले मैं स्ट्रेचिंग को समझाऊंगा, फिर मैं बेंडिंग को समझाऊंगा। पहले स्ट्रेचिंग को देखते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले हमें लेना है स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेचिंग दो तरीके की होती है। मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि स्ट्रेचिंग, क्योंकि हम रिलेटिव स्ट्रेचिंग देखेंगे 3 एटम्स के रिलेशन में देखेंगे। जैसे एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और एक होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जैसे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं ऐसे कहता हूं कि मान लो आपने एक कार्बन और इस पे लगे हुए 2 हाइड्रोजन लिए। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि इस कार्बन इस हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाए और इस कार्बन इस हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाए, 2 बॉन्ड लेंथ एक साथ बढ़ी है, एक तो इस CH की, एक इस CH की, या तो बॉन्ड लेंथ एक साथ बढ़ जाए या बॉन्ड लेंथ एक साथ घट जाए, तो मुझे बताना सिमेट्री है। सिमेट्री होती है ना, सिमेट्री वर्ड क्या होता है कि सब कुछ सिमेट्रिक काम होना। जैसे बॉन्ड लेंथ का एक साथ बढ़ना, वहां पे भी सिमेट्री है, बॉन्ड लेंथ का एक साथ डिक्रीज होना, वहां पे भी सिमेट्री है, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसमें क्या कहते हैं, इन दिस स्ट्रेचिंग bonds move out or move
इन साइमल्टेनियसली। बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, बॉन्ड्स मूव आउट और मूव इन साइमल्टेनियसली। ये मैं ऐसे कहता हूं कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस साइमल्टेनियसली। क्योंकि मूव आउट कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और मूव इन कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। बताओ, ये बात समझ आई? अच्छा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है? देखो, जैसे कार्बन, ये हाइड्रोजन जब एक साथ बढ़ना और एक साथ घटना क्या कहला रहा था? सिमेट्रिक कहला रहा था। तो एक बढ़ जाए या और एक घट जाए, बात समझ आ रही है? बॉन्ड लेंथ यहां इंक्रीज हुई, यहां बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई, ठीक है ना? तो मैं यहां पे लिखूंगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, वन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड अदर बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। एक बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ जाए, एक बॉन्ड लेंथ घट जाए तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। अब हमें बात करनी है बेंडिंग के बारे में, ठीक है? बेंडिंग वाइब्रेशंस या बेंडिंग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कैसे होती है उसकी बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेंडिंग के बारे में। बेंडिंग दो तरीके की होती है। बेंडिंग जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक को कहते हैं इन प्लेन बेंडिंग, ठीक है? और एक को कहते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, आउट इन प्लेन बेंडिंग, और एक को कहते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, ठीक है? इसको समझने के लिए मैं तीन एटम्स को कंसीडर करता हूं। मानो एक प्लेन लिया मैंने, ये मानो मैंने एक प्लेन लिया, ठीक है? और मैंने कहा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में, ये हाइड्रोजन भी इसी प्लेन, ठीक है? और अब मुझे एक बात बताना, इसी प्लेन में रहते हुए मुझे इस बॉन्ड एंगल को चेंज करना, इसको थीटा को चेंज करना। कैसे चेंज करूंगा मुझे बताना। मैं इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो क्या प्लेन बदलेगा? बताओ, क्या प्लेन बदलेगा? प्लेन नहीं बदलेगा, प्लेन नहीं बदला, लेकिन ये एंगल चेंज हो गया। अच्छा, एक चीज और देखना, देखो मैं एक और प्लेन कंसीडर करूं और सिमिलरली ऐसे ही देखो, देखो ऐसे कंसीडर करूं और मैं ऐसा कहूं ये कार्बन और ये हाइड्रोजन प्लेन में है, और अब मैं ये कह रहा हूं ये हाइड्रोजन भी बाहर की तरफ आया, ये हाइड्रोजन भी बाहर की तरफ आया। अब मुझे बताना, क्या इनका प्लेन बदलेगा? प्लेन बदल गया ना? जिस यस सर। जिस प्लेन में मैंने बना रखा उसमें तो रहे नहीं अब। तो जब एक प्लेन में रहें तो होता है इन प्लेन बेंडिंग, और जब एक प्लेन में ना रहे, ठीक है, ये बाहर की तरफ आए या फिर अंदर की पीछे की तरफ जाए ऐसे, ठीक है, ऐसे जाए, तो इसे कहते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। बात समझ आ रही है? व्हेन बॉन्ड एंगल चेंजेस, यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड एंगल चेंज होगा, ऐसे लिख देता हूं, बॉन्ड एंगल चेंज होगा, लेकिन एटम जिस प्लेन में है उसी में ही रहेंगे। पर एटम जिस प्लेन में है उसी में ही रहेंगे। हिंदी में समझा रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ इंग्लिश लिखनी तो हम सभी को आती है। हिंदी में समझना मुश्किल होता है, इंग्लिश में समझना आसान होता है, ठीक है? बॉन्ड एंगल चेंज होगा पर जिस प्लेन में उसी में ही रहेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा, और प्लेन भी चेंज होगा, ठीक है? और प्लेन भी बदलेगा।
इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं इसको दो तरह की कंसिडर करता हूं, इसको मैं दो तरह की कंसिडर करता हूं। एक तरह की होती है सीजनिंग और दूसरी इन प्लेन की दो तरह की होती है, दो तरीके की। एक तो मैंने ये बनाई, ठीक है। इसको मैं ऐसे कंसिडर करता हूं, देखना क्या मैं इसको ऐसे मान लूं, ये कार्बन है, ये दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन है और ये प्लेन है। ये जो जो आपका फोन की स्क्रीन दिख रही है ना आपको, इसी प्लेन में है ये दो, ठीक है। तो इनको एक ही प्लेन में कैसे कर रहा हूं कंसिडर, ऐसे। अब आपको ये दिख रहे होंगे ये दोनों एक तरफ आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिजरिंग, इन प्लेन सिजरिंग वाइब्रेशन, इन प्लेन सिजरिंग वाइब्रेशन। इन प्लेन सिजरिंग कैसे होता है, इसको सीजर कैसे कंसीडर किया जाता है, ये नीचे से ऐसे मान लो, बाकी के कार्बन के दो बॉन्ड बचे ना, उसको नीचे वो कैंची के दो हत्थे मान लो। तो क्या करोगे, देखो कैंची जब चलाते हो तो अपनी उंगलियों को कैंची की तरह चला के देखो, दोनों उंगलियां सेम डायरेक्शन में अंदर आएंगी फिर बाहर जाएंगी। तो सिजरिंग में क्या होता है, दोनों एटम एक साथ या तो अंदर की तरफ आते हैं या फिर दोनों एटम एक साथ बाहर की तरफ जाते हैं। अगर आपको ये बात समझ आई तो मुझे बताओ, बात समझ आई कि सिजरिंग क्या यस है, सर। ठीक है। सिजरिंग प्लेन में रहते हुए दोनों एटम्स का एक तरफ आना या बाहर की तरफ जाना, अंदर की तरफ आना या बाहर की तरफ जाना, ये सिजरिंग कराता है, ठीक है। दूसरा आता है रॉकिंग, इन प्लेन रॉकिंग, इन प्लेन रॉकिंग वाइब्रेशन। इसमें ऐसा कहते हैं, देखो सिजरिंग में तो दोनों अंदर की तरफ आए या दोनों बाहर की तरफ गए, ठीक है। इसमें रॉकिंग में कैसा होगा, रॉकिंग में कुछ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे नीचे सीजर नहीं मानेंगे इसको, अब ऐसे कहेंगे कि रॉकिंग में ऐसा होगा, एक जो है अगर इधर गया तो दूसरा भी इधर जाएगा। बात समझ आ रही है, रॉकिंग कैसे होगा, या फिर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जाएगा, और ऐसे जाने से क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज होगा। बताओ अगर समझ आई तो ये बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है ये भी दो तरीके की है। प्लेन कैसे माना था, देखा ना मैंने, प्लेन ऐसे माना था, ये माना प्लेन, ठीक है। इसमें मैंने कहा ये कार्बन है, यहां मैंने हाइड्रोजन माने, और एक होगा आउट ऑफ प्लेन वैगिंग। वैगिंग, वैगिंग किसको कहूंगा, जब दोनों एटम्स या तो एक साथ प्लेन से बाहर आ जाएं या फिर एक साथ प्लेन के अंदर चले जाए, ऐसे पीछे। बात समझ आ रही है, ये एटम या तो एक साथ एक आगे आना या एक साथ पीछे जाना, ये कहलाएगा वैगिंग, ठीक है। ये मैं लिखता हूं आउट ऑफ बता दो। प्लेन वैगिंग, ठीक है। अच्छा, ट्विस्टिंग, इसके अलावा एक आता है ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग आउट ऑफ प्लेन ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या होता है, देखो मैं ऐसे लेता हूं, ये आपका प्लेन है, इस प्लेन में आपने एक कार्बन और दो हाइड्रोजन माने। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो, एक तो ये एटम आगे की तरफ आ जाए और एक ये एटम पीछे की तरफ चला जाए, तो इसे कहते हैं ट्विस्टिंग, इसे कहते हैं ट्विस्टिंग, ठीक है, इसे कहते हैं ट्विस्टिंग। बुक्स में अब आपको बुक्स में कैसे लिखा मिलेगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो आपको बुक्स में वैगिंग ऐसे लिखा मिलेगा कि इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साइन, इस पे भी पॉजिटिव साइन, मतलब ये सेम प्लेन में आ रहे हैं, सेम प्लेन की जगह मैं ऐसे लिखता हूं सेम साइड पर आ रहे हैं, ठीक है,
सेम साइड पर आ रहा है, या तो आगे या पीछे। और आपको ट्विस्टिंग कैसे लिखा मिलेगा, आपको ट्विस्टिंग ऐसे लिखा मिलेगा जैसे ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, एक तो पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग दिखाने का मतलब दोनों अलग अलग प्लेन में जा रहे हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम दिखाने का मतलब दोनों सेम प्लेन में आ रहे हैं।